अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है। तहरीक के हक़ में 65 में से 33 अरकान ने वोट दिया है। इस मौके पर जो अपोजिशन के अरकान असम्बली हैं और जो नाराज़ हुकूमती अरकान हैं, उनकी जानिब से वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ चार्जशीट भी दी गई है और साथ ही साथ ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि 5 MPs को गायब कर दिया गया है। बज़ाहिर तो वज़ीर आला जाम कमाल की जो पोजीशन है वो कमज़ोर दिखाई देती है, लेकिन सियासत अनहोनी का नाम है। शायद वो अपना मनसब जो है उसको शायद वो बचा सकें, लेकिन अगर नहीं बचा पाते तो क्या उसके सम्राट बरास्ता पंजाब इस्लामाबाद भी आ सकते हैं। मुल्क की सियासत पर क्या असर होगा, आज के प्रोग्राम में ये जिक्र भी करेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बिलाखिर महंगाई को लेके सड़कों पे आ गई है। रावलपिंडी में एक भरपूर किस्म का जो है वो एहतजाजी मुजाहरा हुआ है और उसमें मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत थी। लेकिन ये जो पावर शो है, इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हुकूमत ने भी अब ख़ास से कीनली इन तमाम मैटर्स को फोकस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपनी पार्टी की मरकज़ी और सूबाई क़यादत के इजलास भी किए हैं। महंगाई को लेके सर जोड़ लिए हैं हुकूमत की जानिब से। हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने, वज़रान तमाम मामलों पर बात करेंगे। इरशाद साहब, डिटेल सब्जेक्ट हैं, अब्बासी साहब से भी करेंगे, लेकिन ये महंगाई पर जो सर जोड़े गए हैं, इसमें क्या ताख़ीर नहीं होगी? और पहले अगर ये कर दिया जाता तो आप समझते हैं कि वो बेहतर नहीं था? ये जो हम जैसे लोग कहते हैं कि जमहूरियत में मज़बूत अपोजिशन का अहम किरदार होता है और रियासत के लिए भी, अवाम के लिए भी और मुल्क के लिए भी, तो उसकी रिफ़्लेक्शन है कि महंगाई तो एक तवील अरसे से है, उसके असबाब भी सबको मालूम हैं। हुकूमत अब तक महंगाई का दिफा करती चली आ रही है, जवाज़ पेश करती रही है, कभी बैरूनी अवामिल को, कभी अंदरूनी माफियाज़ को, कभी मुखालिफिन को ज़िम्मेदार करार देती थी। लेकिन जो ही अपोजिशन ने महंगाई की बुनियाद पर तहरीक का ऐलान किया तो इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक इजलास भी बुला लिया। ये भी तय हो गया कि सब्सिडी, एक टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी पेट्रोल पर, अशिया खुरोनोश पर, बाकी चीज़ों पर। तो इसका मतलब ये है कि अगर जमहूरियत हो मुल्क के अंदर और अपोजिशन फ़ाल हो और वो इश्यूज़ पर, जो अवामी इश्यूज़ हैं उस पर फ़ाल हो, नॉन इश्यूज़ पर वो ना लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो, तो उसका यकीनन असर होता है और हुकूमत पर दबाव बढ़ता है और हुकूमत अवामी फ़लाह व बहबूद के हवाले से सोचने पर मजबूर होती है। और ये ताज़ा तरीन उसका एक वाक़या है, मज़हर है, हमारे सामने है कि जो ही अपोजिशन ने एक नुक्ते पर, महंगाई के नुक्ते पर, इससे पहले आप देखें कई इश्यूज़ लेकर अपोजिशन आई, बल्कि एक लॉन्ग मार्च भी हुआ, उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन महंगाई, चूँकि हुकूमत को इल्म है, हुक्मरानों को इल्म है कि ये अवामी मसला है और आम आदमी मुतासर हो रहा है, तो इसलिए वो आ गए हैं। अब देखते हैं हुकूमत क्या करती है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब से हम ये पूछेंगे कि शाहिद साहब, बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है जिसमें PDM की जमातें, अपोजिशन जो है वो बाप के अरकान के साथ मिलकर बाप को अपनी जो है अददी अक्सरियत या अददी मुआवनत फ़राहम करके जाम कमाल का धरण तख्ता करना चाहती है। एक तो मुस्लिम लीग नून कहाँ है, क्योंकि असम्बली में तो आपकी अब रुकनीत नहीं रही, वो ज़हरी साहब चले गए। लेकिन पॉइंट ये है जो कायरा साहब ने उठाया है कि जब 3-4 अरकान की वजह से, बाप के अरकान की वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में मुंतखब हुए, तो आपने नोटिस जारी किया पार्टी को कि ये और उसकी वजह से वो अलग भी हो गए। तो अब क्या मौलाना फजल रहमान की पार्टी को, अख्तर मैंगल की पार्टी को, महमूद अचकज़ई की पार्टी को कोई नोटिस जारी करेंगे कि आप किस तरह बाप के अरकान से ताउन कर रहे हैं? देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है कि सेनेट में एक लीडर ऑफ अपोजिशन का फैसला हुआ था, वो PDM का फैसला था, उसकी वायलेशन की पीपल्स पार्टी ने, और 4 अरकान जो अपोजिशन बेंचेस, गवर्नमेंट के बेंचेस पर थे, उनको मिलाकर लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। तो उसको जोड़ रहे हैं एक सूबे की अदम एतमाद से। तो सूबे का अदम एतमाद, वहाँ की अपनी सियासत है, वहाँ के अपने मामलात हैं, वो अपने फ़ैसले करेंगे। वहाँ पर अपोजिशन भी है, वहाँ पर हुकूमती बेंचेस पर भी लोग थे,
एक गैर फितरी पार्टी वहाँ पर बनाई गई थी जिसका नाम बाप है। तो ये वहाँ पर वो फैसला अपना कर लेंगे बलूचिस्तान में, लेकिन इन फैसलों से ना पहले कभी कुछ हासिल हुआ है ना आज कुछ हासिल होता है। ये फैसले हमेशा एक नाकाम निज़ाम को मज़ीद नाकाम ही बनाते हैं। अब भाई साहब उसूल तो सेनेट में भी वही होगा जो बलूचिस्तान में होगा। दूसरा ये है कि आपकी जो हुकूमत थी सनाउल्लाह ज़हरी साहब की, वो इसी तरह से टूटी थी और बाप वजूद में आई थी और नई हुकूमत बनी थी। तो आप समझते हैं कि ये भी नुक्ते आगाज़ है और अब हुकूमतें टूटने फूटने का एक अमल शुरू हो गया है, या ये बस वक्ती उबाल है, ख़त्म हो जाएगा? जी, ये एक अक्कासी है कि अगर आप इलेक्शन चोरी करके हुकूमतें लाएंगे तो उनको हशर अच्छा नहीं होगा, ये उस बात की है। तो जो सेनेट के मामलात हैं उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वहाँ पर उनकी अपनी सियासत है, अपनी हुकूमतें बनी हैं। कुछ जो पीडीएम की जमातें थी वो पहले भी हुकूमत के अंदर शामिल थीं, तो ये उनकी अपनी सियासत है, वहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इसके असरात जो हैं वो कभी भी सियासत पर अच्छे नहीं हुए। जब भी इलेक्शन चोरी होता है, इस सब चीज़ को आपको उस तनाजुर में देखना पड़ता है कि 2018 के इलेक्शन की चोरी ने मुल्क को नाकाम हुकूमतों के अलावा कुछ नहीं दिया, क्योंकि वो लोग असम्बली में आए जो अवाम के नुमाइंदे नहीं थे, और वो आज जो मुल्क के मसाइल हैं उसकी बुनियादी वजह भी वही है। अब्बासी साहब, सनाउल्लाह ज़ारी साहब जब वज़ीर आला थे तब तो इलेक्शन चोरी नहीं हुआ था ना, उनको भी इसी तरह ही हटाया गया था, फिर कुद्दूस बजिंजो साहब लाए गए थे। जी, वहाँ पे सनाउल्लाह ज़ारी साहब चोरी हो गए थे तो थोड़ा फ़र्क था। नहीं, सनाउल्लाह ज़हरी साहब तो 2-3 महीने तक, अभी यानी पिछले 2-4 माह तक आपके साथ थे। वो तो बाद में भी चोरी होने के बाद भी आपके साथ ही रहे, आपके काम करते रहे आपके साथ, आपके टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि बतौर वज़ीर आला चोरी हो गए थे। अच्छा। मैं खुद वहाँ गया था तो वहाँ कोई आदमी मिला नहीं मुझसे। मैं बतौर वज़ीर आज़म जब कोयटा पहुँचा तो वहाँ कोई फर्द हुकूमत का मिला ही नहीं। आपकी रजामंदी से चोरी हुए थे? आपकी रजामंदी से चोरी हुए? मौजूदगी में चोरी हुए तो क्या आप मैं ये कह रहा हूँ, मेरी रजामंदी से होते तो मैं वहाँ जाता। नहीं, ये वो ज़रा किस्सा सुनाई दें। अब तो 3-4 साल पुराना हो गया। अनोखा वाक़या है, कभी किसी किताब में लिखना पड़ेगा कि ना वज़ीर आला था, ना वज़ीर थे, ना असेंबली के मेंबरान थे। एक गवर्नर साहब थे और एक डिप्टी स्पीकर साहिबा थी। अच्छा। जो मुझे वहाँ पर मिले, और कोई शख्स नहीं था पूरे शहर के अंदर। यानी आपकी पार्टी का वज़ीर आला और आपकी पार्टी के वज़ीर आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उस शख्स को मिलने की इजाज़त नहीं थी। वो आज़ाद नहीं थे। अच्छा। वो मौजूद ही नहीं थे, पता नहीं था कहाँ पर हैं। अब्बासी साहब, वज़ीर आला साहब गायब हो गए थे। जी, वज़ीर आला साहब मैं कहा ना चोरी हो गए थे, सारी असेंबली चोरी हो गई थी। उसको रहने दे उस तमाशे को। लेकिन सवाल तो ये है ना अब्बासी साहब, वो इलेक्शन तो चोरी का नहीं था ना, ये दलील तो आपकी यहाँ पे नफी हो जाती है। जी नहीं, इसका मतलब ये है कि वो इलेक्शन तो चोरी का नहीं था, इसलिए असेंबली चोरी करनी पड़ी ना। बंदे चोरी के थे, इलेक्शन चोरी का नहीं था तो असेंबली चोरी कर ली हमने। जी, वज़ीर आला को भी चोरी कर लिया, वज़ीर भी चोरी कर लिए, असेंबली के मेंबर भी चोरी कर लिए, सभी गायब थे। ठीक है। अच्छा, अब एक बात उस वक्त चली थी कि मियाँ साहब ने उनको मना किया था कि आप इस्तीफ़ा नहीं देंगे, बल्कि आपने भी जाके यही कहना था। तो वाकई ये मियाँ साहब की तरफ से बात हुई थी जो ज़हरी साहब नहीं माने थे? देखिए, उसको तारीख ऐसा रहने दें, ये लंबी कहानियाँ हैं, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैंने आपको बता दिया है कि हुकूमत ही चोरी हो गई। तो अब ये मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है कि ये चोरी होने का ख़तरा तो नहीं है जाम कमाल साहब की वज़ारत आला? नहीं, ये तो हुकूमत बनी ही एक चोरी शुदा इलेक्शन के नतीजे में है ना जी। तो उसका चोरी होना ना चोरी होना वो हैसियत माने नहीं रखता। लेकिन जाम कमाल साहब से उनकी शिकायत होंगी। मेरे साथ जाम कमाल साहब वज़ीर रहे हैं 5 साल, तो मैं तो उनको एक बेहतर शख्स समझता हूँ, एक अच्छा सियासतदान समझता हूँ।
लेकिन वहाँ के जो अगर मेंबरान हैं उनकी शिकायत हैं जी तो उनका इजाला उनको ही करना है, उनको ही फेस करना पड़ेगा इस नो कॉन्फिडेंस को। जी तो ये सियासत का हिस्सा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी इलेक्शन चोरी होते हैं उसके असरात यही होते हैं मुल्क के अंदर कि इंस्टेबिलिटी रहती है। सही। जी ठीक है। तो ये फरमाएं कि अब ये जो बलूचिस्तान में तब्दीली आ रही है, पहले भी बलूचिस्तान में तब्दीली आई और उसमें ज़रदारी साहब का भी कुछ न कुछ हिस्सा था। इस वक्त जो ज़रदारी साहब की और पीपल्स पार्टी की सोच थी कि अदम एतमाद के ज़रिए भी हुकूमतें तब्दील की जा सकती हैं, उनका मौक़िफ़ मजबूत नहीं हुआ। अब आप लोग जो तहरीक चलाने जा रहे हैं, इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट भी यही होगा या सिर्फ आप चाहेंगे कि लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत गिरा दें? सिर्फ हुकूमत गिराना मकसूद नहीं है, हुकूमत गिराने का सिर्फ कोई फ़ायदा नहीं है। आपने लॉन्ग मार्च के ज़रिए जिस बात को आवाम के सामने रखना है कि उनकी आज की तकलीफ़ जो है वो 2018 के इलेक्शन की चोरी की वजह से है। जो हुकूमतें हैं वो गैर नुमाइंदा हैं और मुस्तकबिल में भी अगर यही निज़ाम रहा तो मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा, ये तकालीफ दूर नहीं होंगी, हुकूमतें चल नहीं पाएंगी। तो आज जो ज़रूरत है मुल्क की वो एक फौरी और शिफाफ इलेक्शन की है और आइन निज़ाम को आइन के मुताबिक करने की है। अब्बासी साहब, बात यह है कि अगर आप दबाव बढ़ाते हैं, मौजूदा हुकूमत ख़त्म होगी तो नया इलेक्शन होंगे ना। उसके लिए एक तरीका है अदम एतमाद का, एक है आप मुस्ताफ़ी हो जाएं सारे के सारे अरकान और हुकूमत गिर जाए। तीसरा तरीका ये है कि कोई और मुदाखलत करे, आप इतना दबाव बढ़ाएं कि किसी को मुदाखलत करनी पड़े। तो इसमें से जो पहले दो हैं वो तो जमहूरी हैं, ये तीसरा जो है वो गैर जमहूरी इक़दाम होगा। तो आप इस तरफ जा रहे हैं? जी, हम जा रहे हैं आइन की तरफ। जी, आप 100 इलेक्शन करा लें, मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। आज जो निज़ाम है ये गैर आइनी है, ये गैर जमहूरी है, ये अवाम की तायद से नहीं आया, अवाम के वोट से नहीं आया। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने की ज़रूरत है। अदम एतमाद भी उसी वक्त होता है, उस मुल्क में होता है जिसका निज़ाम आइन के मुताबिक हो। जिस मुल्क का निज़ाम ही आइन के मुताबिक नहीं होगा वहाँ अदम एतमाद आइन के मुताबिक कैसे करेंगे। ये मुश्किलात हैं मुल्क की, इनको उजागर करना है कि हमें आज ज़रूरत एक फौरी और शिफाफ इलेक्शन की है। अगर मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक हो तो एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। पर अदम एतमाद हो, जो भी हो, हुकूमतें, ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और अवाम को एक दफ़ा फिर अपनी राय का मौका मिलेगा। ये लॉन्ग मार्च और तहरीक के नतीजे में बिलाखिर आप इस्तीफ़ों की तरफ जाएंगे? जो पहला आपका मुतालबा था पीपल्स पार्टी से, आप लोग इस्तीफ़ा देंगे असम्बलियों से? ये तय हो गया? जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च भी ऑप्शन है, इस्तीफ़ा भी ऑप्शन होता है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर हम इस मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलाएंगे तो इस असम्बली में ये हुकूमत नहीं रह सकती। क्योंकि आज जो मेंबरान हैं वो जानते हैं कि उनको अवाम की तायद हासिल नहीं है, अवाम उनसे तंग है और लोग जो सियासत बचाने के लिए आए थे पीटीआई में, वो सियासत बचाने के लिए अब पीटीआई से दूर होंगे। जी अच्छा, ये फरमाएं कि एक तो नैब ऑर्डिनेंस को आपने सुप्रीम कोर्ट में या अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान किया था हमारे ही प्रोग्राम में। ऑर्डिनेंस आ चुका, उस पर कुछ न अदालतों में मामला चल भी पड़े, तो अभी तक किसी ने, आपने या आपकी पार्टी ने या किसी दूसरी जमात ने अभी तक चैलेंज नहीं किया। तो ये ऑप्शन जो है मौकूफ़ कर दिया गया है, अब पार्लियामेंट के अंदर ही सब कुछ होगा। नहीं, वो चैलेंज करेंगे, वो एक छोटा मसला है। मुल्क का असल मसला अवाम की तकलीफ़ है, महंगाई है, उसमें यकीनन नैब का भी हाथ है। नैब ने जिस तरह इस मुल्क के निज़ाम को मफलूज और तबाह कर दिया है, सियासत को एक किस्म से जकड़ के रख दिया है, उसकी वजह से ये तमाम बातें हैं। लेकिन उसमें हम काम कर रहे हैं, पिटिशन ज़रूर डालेंगे, या हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, वो मामला चल रहा है। लेकिन आज एक बड़ा मसला मुल्क के अंदर दरपेश है, वो महंगाई का है, उस पर सारी अपोजिशन एजिटेट कर रही है। अब आप समझते हैं कि महंगाई और अवाम के बुनियादी मसाइल की जो भरमार है,
यही नैरेटिव काफ़ी है? अगर हम इसी को लेके चलें तो आपके साथ अवामी हमायत मज़ीद बढ़ेगी और आप हुकूमत को मज़ीद प्रेशराइज कर सकेंगे, या उस बयानिए पे अभी तक कायम हैं, उस पे सुई जो है वो अटकी है? देखिए, हम उसी बयानिए पर कायम हैं और आज हर पाकिस्तानी ये बात तस्लीम करता है कि उसकी तकलीफ़ की वजह जो है वो इलेक्शन की चोरी है, वो आइन से इनहराफ है। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा अवाम की तकलीफ़ ख़त्म नहीं होगी। तो आज जो दबाव है वो उस ख़राबी पर है जो इस मुल्क में गैर आइनी निज़ाम लाती है। दबाव उस पर डालना है कि ये समझ आए कि जब तक हमारे मुल्क में हम इलेक्शन चोरी करते रहेंगे, आइन तोड़ते रहेंगे, तो मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। आज पूरा पाकिस्तान यही डिमांड कर रहा है कि हमारा मुल्क आइन के मुताबिक चले, हमारे इलेक्शन चोरी ना हो, हमारी राय का एहतराम हो, वोट को इज़्ज़त हो। आज ये लोग ये बात कर रहे हैं। तकलीफ़ की बुनियादी वजह ये है कि इलेक्शन चोरी होते हैं। अब भाई साहब, आप लंदन सुनाए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, हसन इकबाल साहब, आप और कुछ और लोग, ये है कोई प्रोग्राम आपका लंदन जाने का मियाँ साहब से मुलाकात के लिए? नहीं, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। मैं तो ECL पे हूँ, हसन इकबाल साहब भी ECL पे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आप और मेरा ख्याल है तमाम सारी जमात ही ECL पे ही है। नहीं, वन टाइम परमिशन तो मिली जाती है मेरा ख्याल। लास्ट टाइम भी आपको वैसे लंदन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मुशावरत करनी हो जाती है। तो मियाँ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं दिसंबर में? मियाँ साहब जी तशरीफ़ लाएंगे, इलाज जब हो जाएगा उसके बाद आ जाएंगे। अच्छा, इलाज अभी जारी है? जी, इलाज जारी है। उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट की हुई है। उनके, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है कि 3 प्रोसीजर्स होने हैं सर्जिकल, और वो इस वक्त वहाँ पर इसको इलेक्टिव सर्जरी के अंदर रखा जाता है। अच्छा। तो वहाँ पर अभी कोविड ख़त्म हुआ है, तो अभी जो लाइफ सेविंग सर्जरीज़ हैं उन पर काम कर रहे हैं वो लोग। तो जैसे ही इलेक्टिव सर्जरी शुरू हुई, जो मेरी नॉलेज है, वो उनके प्रोसीजर्स होंगे और उसके बाद जब इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अच्छा अब्बास साहब, ये IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। पहले तो खबर आई थी कि शायद नाकाम हो गए, लेकिन वो दोबारा बहाल हो चुके और कामयाबी की उम्मीद की जा रही है। हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी देना चाहती है और IMF सब्सिडीज़ ख़त्म करना चाहती है। तो आप समझते हैं, आप चूँकि हुक्मरान रहे हैं और माशी मामलात पर भी आपकी दस्तरस है, ये टारगेट सब्सिडी और IMF का जो पैकेज है ये साथ साथ चल सकते हैं? एक दूसरा ये है कि अगर ये दे दी जाती है तो महंगाई का जो इशू है वो आपका तो बिल्कुल मेरा ख्याल है रहेगा नहीं कि आप पब्लिक इशू बना सकें, तो आपकी तहरीक तो फिर ठुस हो जाएगी। देखिए, तहरीक जो है वो सिर्फ महंगाई पर नहीं, महंगाई तो एक उस ख़राबी जो मुल्क के निज़ाम में है उसका एक अक्स है। मुल्क के अंदर जो महंगाई है वो इलेक्शन चोरी की वजह से है। सही। तो लोग आज इस बात को महसूस करते हैं कि जब तक इलेक्शन चोरी होना बंद नहीं होंगे, निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, तो हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। जहाँ तक IMF की बात है, IMF से आप नेगोशिएट करते हैं, टॉक्स कभी फेल या कामयाब नहीं होते। आपका हुकूमत का काम ये होता है कि IMF से जो टॉक्स हैं उसकी कामयाबी जो है उसका बोझ अवाम पर ना पड़े, ये काम होता है हुकूमत का। IMF के हमेशा उनके 2 असरात होते हैं मुल्क की मईशत पर, कि एक महंगाई बढ़ती है और दूसरा जो आपकी ग्रोथ होती है उसमें कमी आती है। ये पाकिस्तान में तारीख़ में वाहिद हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जिसने IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया और मुल्क को हाई ग्रोथ भी दी और लो इन्फ्लेशन भी दी। ये उस हुकूमत की कामयाबी थी, क्योंकि नेगोशिएशंस ठीक हुए, नेक नीयती से काम किया गया, मामलात को हल किया गया, सिर्फ बातें नहीं की गई और झूठ नहीं बोला गया। IMF के प्रोग्राम में बुनियादी बात होती है कि झूठ मत बोलें, क्योंकि झूठ आपका पकड़ा जाता है। इस हुकूमत का झूठ पकड़ा गया है। ये हर रोज़ झूठ बोलते हैं, मुल्क के अंदर भी झूठ बोलते हैं, मुल्क से बाहर भी झूठ बोलते हैं। और ये बात भी याद रखें कि IMF और ये मल्टीलैटरल इदारे हैं, इस पर जो जियो पॉलिटिक्स है उसका असर होता है। भाई साहब, ये अगर डॉलर आपके दुनिया के ममालिक से मामलात दुरुस्त होंगे जी अब भाई साहब, ये डॉलर बेलगाम क्यों है? IMF के डॉलर क्यों मामलात काबू में में भी नहीं आ रहा? आसानी होती है। जी
जी अब्बास साहब, क्योंकि हमारे पास डॉलर ज़्यादा हो गए इसलिए बेकाबू हो गया है। हुकूमत तो ये कह रही है डॉलर बहुत ज़्यादा है और रुपया रोज़ रोज़ घटता जा रहा है। इसकी वजह से मुझे तो समझ नहीं आती। नहीं भाई जिस साहब, ये मुल्क बहुत के पास सीरियस डॉलर क्वेश्चन ज़्यादा है। हो जी उसमें तो डॉलर की कीमत में कमी आनी चाहिए। बेसिक सप्लाई एंड डिमांड की बात है। सही। तो यहाँ पर तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि झूठ दर झूठ बोला जाता है, हर रोज़ बोला जाता है और बड़े से बड़ा झूठ बोला जाता है और कसरत से बोला जाता है। ये इस हुकूमत का खासा है। लेकिन अब हकायक बड़े सामने आ गए और आज आपकी महंगाई की एक बड़ी वजह जो आप इकॉनमी को कंट्रोल नहीं कर सके और डॉलर और रुपए की कीमत में कमी आ गई है। आपके मुल्क की परेशानी की एक बड़ी वजह ये नाकामी है जो हुकूमत की है। आप आज देख लें, हिंदुस्तान का रुपया 75 है $1, बांग्लादेश 85 है, अफगानी 95 है और पाकिस्तान आज 175 पे पहुंच गया है। अब्बास साहब, ये इस 3 हफ्ते में 16 रुपए। जी जी हाँ। अच्छा अब्बास साहब, आखिरी सवाल ये फरमाएं कि जो नया ऑर्डिनेंस आया है इसके बाद शिकें ऐसी हैं जिससे आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके साथी भी, और ज़रदारी साहब ने तो दरख्वास्त दायर कर दी है कि जी फ़लाँ शेख के तहत मैं अब नैब का मुल्ज़िम नहीं रहा, तो आप भी इससे फ़ायदा उठाएंगे इस ऑर्डिनेंस की शिकों से और आप अपने आप को अलग कराएंगे अपने केस? नहीं जी, हमें कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं हमारा केस चलाएं, नजर आवाम को दिखाएं यहाँ कौन सी करप्शन हुई है। अच्छा, हम तो चाहते हैं कि अवाम के सामने बात हो। ये नैब का ऑर्डिनेंस इस मुल्क में जो बाकी कुछ निज़ाम भी रह गया है उसको भी तबाह कर देगा। अच्छा, जिस मुल्क में शख्सी कवानीन बनाए जाएं, एक शख्स की नौकरी को आगे बढ़ाने के लिए कानून बनाया जाए, जिसमें अदलिया के निज़ाम पर हमला किया जाए, एहतसाब के निज़ाम पर हमला किया जाए, जजों को करप्ट किया जाए, वो निज़ाम कैसे इस मुल्क की बेहतरी के लिए साबित होगा? जी ठीक। आप यानी कोई रिलीफ नहीं लेंगे इस ऑर्डिनेंस के तहत? नहीं जी, हमें माफ़ कर, रिलीफ जो जिन्होंने चोरी की हुई है उनको दे दें, जो इस हुकूमत के इस वक्त, और ये अपने आप को रिलीफ है। ये अपनी जो चोरी है उनको छुपाने के लिए ये कानून बना है, लेकिन ये इस बात को भूल गए कि कानून कल फिर बदला जा सकता है और इनकी चोरी इंशाल्लाह अवाम के सामने आएगी। तो आप पुराने कानून पे नैब को ले आएंगे, उसके तहत ले आएंगे? जितनी करप्शन इस काबीना ने की है पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। जी भाई साहब, पुराने कानून के तहत आप नैब को ले आएंगे? अभी ये ऑर्डिनेंस जो तब्दीलियां आई हैं, आप चाहते हैं कि ये ख़त्म और पुरानी जगह पे ही आ जाए जिसकी तब्दीली के एक टाइम में आप मुतालबा करते थे? जी जी जी, नैब को तो ख़त्म करने की ज़रूरत है ना, लेकिन चूंकि इस हुकूमत का फैसला है कि बहुत अच्छी चीज़ है नैब, तो मेरा तो ख्याल है कि इसके इतलाक़ सारे पाकिस्तान पे होना चाहिए और जो काबीना के फ़ैसले हैं वो भी 17 ग्रेड का अफसर जो है वो कहे कि काबीना के फ़ैसले गलत हैं और काबीना को ये फ़ैसले नहीं करने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि मुल्क जो है वो नैब के 17 ग्रेड के अफसरों के हवाले कर दिया जाए तो बेहतर शायद चल जाए। जी ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाह अब्बासी साहब। आपके वक्त का एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का एक इंडेक्स आया है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिसमें 139 ममालिक से डाटा लिया गया और पाकिस्तान का नंबर 130वां है। बहुत ज़्यादा ज़वाल पजीर है कानून की जो हुक्मरानी है पाकिस्तान में। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ जानेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जो कानून की हुक्मरानी से मुतालिक ये रिपोर्ट सामने आई है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, जो इरशाद साहब अब्बासी साहब ने बात की, बज़ाहिर तो उनकी दलील जो है वो एक तरह से नफ़ी करती है। अगर सनाउल अज़हरी वाली बात को हम देखें, वो कह रहे हैं कि मौजूदा जो असम्बली है, लोग हैं वो चोरी से आए हैं, लेकिन उस वक्त भी ये सेम एपिसोड जो है वो तकरीबन हो रहा है। जाम कमाल साहब के बारे में अब्बासी साहब की राय भी आपने जानी है। बज़ाहिर तो जो अभी तक नंबर्स हैं वो फ़र्क वाज़े है, 8-10 सीटों का फ़र्क जो है वो अपोजिशन के हक़ में आ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई उससे पहले, क्योंकि अभी टाइम है स्पीकर के पास, 3 दिन बाद रायशुमारी होनी है, कुछ ऐसा समझौता हो जाएगा कि जाम साहब बच जाएंगे? आज 2 चीज़ें गैर मामूली हुई हैं। यानी जो कल तक रात तक नंबर गेम थी वो जाम साहब के ख़िलाफ़ थी और बज़ाहिर ये लग रहा था, वो दावा भी किया जा रहा था कि 36-38 लोग जो हैं वो इस करारदाद के हक़ में वोट देंगे कि इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन 5 अरकान अचानक गायब हो गए
और फिर एक एक करके जब वो राय शुमारी हो गई तो वो फिर आना शुरू हो गए, और मेरे ख्याल अब तक 3 अरकान आ चुके हैं वापस। मेरी आज जिन दोस्तों से बात हुई उन्होंने कहा कि जी ये करारदाद मंजूर हो जाएगी, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाएगी। उस पर राय शुमारी, वो जो राय शुमारी होगी वो नाकाम हो जाएगी। अच्छा, मुझे वो बात इसलिए माननी पड़ती है बाज़ औक़ात कि पहले ये वो दोस्त हैं, पहले भी जब सेनेट में हो रहा था, खाने पे मामलात हो रहे थे, तो उस वक्त भी इनका दावा यही था कि जी ये मूवर जो हैं वो तो ज़्यादा होंगे, लेकिन जब फैसला होगा तो बिल्कुल सूरत हाल बदल चुकी होगी। तो कल तक तो मेरा भी यही ख्याल था कि बस जाम साहब गए कि गए, लेकिन अब हमें 25 या 24 या 25 अक्टूबर का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि लंदन के मौसम की तरह बलूचिस्तान की सियासत का भी कोई एतबार नहीं किया जा सकता कि वहाँ क्या होगा। जिस तरह शाहिद खान अब्बासी साहब बता रहे थे कि वहाँ तो वज़ीर आला, वजारत आला समेत गायब हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो ये मालूम यहाँ होगा। अच्छा, फिर शोर भी आज मचा है, अपोजिशन लीडर ने भी ये बात कही, और खितरान साहब जो मूवर थे इस तहरीक के, उन्होंने भी ये कहा कि जी हमारे अरकान मिसिंग पर्सन हैं। अच्छा, बलूचिस्तान के हवाले से मिसिंग पर्सन की एक ख़ास तारीख भी है। तो अब ये देखते हैं कि उस दिन कितने लोग अपनी खुशी से मिसिंग पर्सन, यानी पहले तो मिसिंग पर्सन उनको कहा जाता है ना कि जो गायब कर दिए जाते हैं, लेकिन ये तो लगता है गायब हुए हैं। एक साहब जो लाला रशीद जब वापस आए असेंबली में, तो मीडिया ने उनसे पूछा कि जी आप कहाँ थे, उन्होंने कहा मैं दम कराने गया था। अब ये पता नहीं कि जहाँ जिस पीर साहब के पास दम कराने थे, उन्होंने दम के साथ साथ कोई नसीहत भी की होगी जाम के साथ। इरशाद साहब, फ़ारूक हबीब साहब वज़ीर ममलिकत व इत्तलात व नशरियात कर चुके हैं। फ़ारूक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फ़ारूक साहब, आपको क्या लग रहा है, यू आर अ पॉलिटिकल वर्कर, जाम साहब के लिए टाइम तो मुश्किल है, लेकिन बचा पाएंगे अपना मनसब? और इस पे बिलखुसूस जो विफाक है, विफाक की क्या राय है, क्या सपोर्ट है जाम साहब के साथ? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी तो जो है वो इस हवाले से ज़रूर एक वहाँ पर तहरीक जो है वो सामने आई है, और एक वहाँ पर ग्रुप भी सामने आया है। और आपको पता है बलूचिस्तान की एक पूरी इस हवाले से तारीख है, और वहाँ पर जो टेन्योर्स जो हैं वो चेंज होते रहे हैं, और इससे पहले भी जो है वो हुकूमतें जो है वो तब्दील होती नहीं हैं, और वहीं से जो है वो एक ग्रुप जो है उनका सामने आया है। तो अभी तो उनकी तरफ से जो है वो तहरीक पेश हुई है, अभी इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट इस पे क्या जो है वो सूरत हाल बनती है, उस पर क्या मामला जो है वो सामने आते हैं। फ़ारूक हबीब साहब, ये एक रिपोर्ट सामने आई है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, वो बड़ी अफसोसनाक है। साल में इमरान खान साहब ने ये कहा भी, कोशिश भी की, और इससे पहले एजेंडा भी उनका यही था कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, लेकिन 3 साल के बाद कानून की हुक्मरानी के मामले में हमारी पोजीशन सिर्फ अफ़गानिस्तान से बेहतर है। बाकी भारत से, जहाँ भारत में तो इंतहा हो गई है ना कानून के ख़िलाफ़ वर्जी की और इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी की, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब से हम नीचे चले गए हैं। इसकी आपके नज़दीक क्या वजह हो सकती है? देखें, ये जो आप वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, ये कोई अभी का तो मामला है नहीं है। इरशाद आरिफ साहब, आपसे बेहतर कौन नहीं जानता इस सारे मामले को। ये तो साल से जो है वो एक चीज़ चलती आ रही है, और जो हमारा एक सिस्टम है, जो कि मैं समझता हूँ कि जहाँ पर इल्तवाएँ भी हैं, जहाँ पर केसेस का बहुत बड़ा बैकलॉग वहाँ पर मौजूद है, जो लोगों के फ़ैसले हैं वो कई साल बल्कि कई दहाइयाँ लोगों के केसेस के जो है वो फैसले नहीं होते। जब इस किस्म के मामलात हों तो फिर इस किस्म की जो है वो रिपोर्ट्स तो सामने आती हैं, लेकिन हम इसके लिए क्या कर रहे हैं वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। यानी कि हम जो है वो सिविल लॉ रिफॉर्म्स जो है वो हम ला चुके हैं, वो नाफिजुल अमल हो चुकी हैं। इसके अलावा हम इनहेरिटेंस का जो है वो लॉ हमने इंट्रोड्यूस करवाया, इसी तरीके से जो है वो पेरेंट प्रोटेक्शन बिल जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और इसके अलावा जो सबसे बड़ी रिफॉर्म्स होने जा रही हैं वो है हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसके अंदर जो है वो हम
लॉ को मजबूत कर रहे हैं, जो कानून उस शहादत है, जो शहादत का प्रोसेस है उसको बेहतर कर रहे हैं, FIR के जो प्रोसेस है उसको बेहतर कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है उसको बेहतर कर रहे हैं, जो बेजा इल्तवाएं ली जाती हैं, केसेस को प्रलॉन्ग किया जाता है, उसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आ रही हैं। टोटल तकरीबन कोई 600 के करीब जो है वो अमेंडमेंट्स हैं जो कि ज़ेर गौर हैं। इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो एक्सटेंसिव हमने मुशावरत की है, लोगों की राय को, आरा को, उनकी इनपुट को इसके अंदर शामिल किया है ताकि जो है वो हमारा जो वादा है उसके ऊपर हम अमल दरामद करें। माजी की हुकूमतों ने तो इसको हाथ भी लगाना जो है वो पसंद नहीं किया, उन्होंने इस तरफ जो है वो कोई तवज्जो ही नहीं दी, जबकि हम समझते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा रियल इशू है लोगों का। जी फारूक साहब, ये क्या वजह है कि आपकी टीम, वज़ीर आज़म की टीम, इस तरह के जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनको प्रोजेक्शन सही नहीं दे सकती, उनको अपने जो कामयाबियाँ या कामरानियाँ होती हैं वो बता नहीं सकती कि आपकी कोशिशें भी हो रही हैं लेकिन प्रोजेक्शन हमारी जो है वो बिल्कुल नेगेटिव है, तो ये टीम की, आपकी जो कानूनी टीम है उसकी नाकामी है? नहीं देखें, मैंने इस रिपोर्ट को इतना जो है वो डिटेल में नहीं देखा, मुझे इतना ही मालूम नहीं है कि इनका डेटाबेस जो है वो किस बेस पे है, लेकिन अमूमन तौर के ऊपर जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो वही है जो कि हमारी मौजूदा जो केसेस की सूरत हाल है, जो बैकलॉग्स हैं, जो हमारा एक पुराना एक सिस्टम चलता आ रहा है अदालती, उसी की बुनियाद के ऊपर होगा। इसका हम अपना जायज़ा लेकर इसके ऊपर भरपूर रिस्पॉन्ड भी करेंगे। बाकी हमने जो आलमी सतह के जो फोरम्स हैं उनको हमने एंगेज किए हुआ है और इस हवाले से हम उनके साथ राब्ते में भी हैं। और आप ये देखें कि मैं जो आपको बात कह रहा हूँ कि अभी ये आइंदा इंशाल्लाह बहुत जल्द कैबिनेट से भी ये पास होगा और फिर हम इसको पार्लियामेंट के अंदर जो है वो ला रहे हैं, उसको ले कर रहे हैं, उसमें भी जो है वो पार्लियामेंट में भी डिबेट होगी और ये बाकायदा तौर के ऊपर एक ऐसी रिफॉर्म्स होंगी तो मसला ये है आपको टेंजिबल नसाइज नजर आएंगे। जी फारूक साहब, आपके जो मुखालिफिन भी हैं और जनरल पब्लिक भी ये कहती है कि 3 साल आपको हो चुके हैं, आप लाएंगे, आप करेंगे, आप देखेंगे, इस पर अब इटसेल्फ एक क्वेश्चन मार्क है। बहरहाल महंगाई के मामले पे क्या आज फैसले क्या हुए हैं और दूसरा टारगेटेड सब्सिडी तो आप देना चाह रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन क्या होगा? ये तो पीक इंटरनेशनल जो इन्फ्लेशन है उसका जिक्र भी आप बार बार करते हैं, वो भी एक हकीकत है, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या 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 करना है कि कम से कम 5-6 महीने तो ये प्राइसेस सस्टेन करें ना? और आपके मुखालिफिन ये भी कह रहे हैं कि जब पीडीएम ने तहरीक चलाने का ऐलान किया तो फिर आप इस पर आए, हालांकि ये काम आप 2-4 महीने पहले भी कर सकते थे। नहीं देखें, पीडीएम की तो तहरीक चलाएं ना चलाएं, वो तो एक दूसरे के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं ना, वो तो चलाते रहेंगे एक दूसरे के खिलाफ, उनका ना कोई आवाम से लेना देना है, वो तो अपने चक्रों में एनआरओ एहतसाब के मामलात को रुकवाने के हवाले से। पिंडी बंद हुआ हुआ जहां तक की बात देखें आवाम के हवाले से, पहले रोड बंद हुआ हुआ है सारा, आवाम तो है ना, पहले बुनियादी तौर के ऊपर इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। मरी रोड पे तो जाके जो आप 4 लोग इकट्ठे कर लें, तंग सा रोड है, वो बंद हो जाता है, लिहाजा ऐसा कोई मामला नहीं है। जो बात असल में हकीकत है वो आप देखें, असल मामलात क्या हैं जो आपने बात की, ये सिर्फ सरसरी बात नहीं है। जो आलमी सतह के ऊपर जो इस टाइम कीमतों में इजाफा है ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये कोविड के बायस है, पूरी दुनिया से मुतासर हुई है। अब दुनिया के बड़े बड़े अखबारात, जरीदे, उनकी हेडलाइंस उठा लें, आप जो बाइडन की जो स्टेटमेंट है CNN के अंदर छपा हुआ है, इकोनॉमिस्ट, ब्लूमबर्ग, UN एक ऐसा इदारा है जिसका अपना फूड एंड एग्रीकल्चर का इदारा कह रहा है कि 1970 के बाद 50 साल रिकॉर्ड महंगाई के जो है वो टूट गए हैं। खाने पीने की चीज़ों के हवाले से, एनर्जी के हवाले से, LNG के हवाले से, कोल के हवाले से, खुर्दनी तेल जो $500 फी टन था वो $1200 के ऊपर चला गया, पेट्रोल $40 से $85 फी बैरल के ऊपर चला गया। हम क्या इकदाम उसके लिए कर रहे हैं वो मैं आपको क्विकली बताता देता हूं। हम बुनियादी तौर के ऊपर जो है, हम पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर पहले ही हुकूमत ने अपने टैक्सेस में एक बड़ी तादाद में कमी की, जिससे आप देखें पिछले अगस्त से लेकर अभी सितंबर तक तकरीबन 400 अरब रुपए का हमने जो है वो टैक्स का अपना रेवेन्यू का लॉस उसके अंदर किया है, आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम पर, ताकि उसका बोझ पास ऑन ना हो सके। PMLN कंपैरेटिवली इसके ऊपर 50 से 60% टैक्स लिया करती थी, एक वक्त था 45 से 50 रुपए तक जो है वो टैक्स वसूल किया जा रहा था। मौजूदा हुकूमत फी लीटर के ऊपर सेल टैक्स और पेट्रोलियम लेवी की मद में कुल मिला के 14 रुपए जो है वो टैक्स ले रही है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ। इसके अलावा हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो खुर्दनी तेल है उसमें हम अपने सेल्स टैक्स को 17% से 8% कर रहे हैं।
हम जो इम्पोर्ट पर टन के ऊपर 10,000 था उसको 5,000 कर रहे हैं। एडवांस सेल्स टैक्स को ख़त्म करके वो 40 से 45 रुपये किलो घी का जो है उसमें हम कमी लेकर आ रहे हैं ताकि आवाम को जो है उसका रिलीफ मिले। वो भी आलमी सतह के ऊपर जो है उसका इम्पैक्ट पड़ा। इसके अलावा जो हम प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं वो डायरेक्ट फूड सपोर्ट प्रोग्राम है, जो कि हमारा वो तबका जिसके ऊपर तनख्वाहदार तबका है, वो तबका जिसके ऊपर डायरेक्टली कीमतों में इजाफे का बोझ पड़ता है, उनके लिए जो है वो एक राशन कार्ड की शक्ल में हम उनको फैसिलिटेट कर सकें, उनको हम सपोर्ट फराहम कर सकें। तो मैं समझता हूं कि इसका अल्टीमेट रिलीफ जो है पाकिस्तान की आवाम को जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब आपके वक्त का। इसका मतलब है इरशाद साहब के असद उमर साहब ने जो मार्च तक का टाइम दिया है महंगाई कम होने का, उनकी बात को फिर सही मान लिया जाए। बहरहाल ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। असद उमर साहब ने कहा था इरशाद साहब के मार्च तक महंगाई कम हो जाएगी, यानी भले दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन काफ़ी दूर हैं। 6 महीने की मज़ीद उन्होंने दे दी है। उसी पे मैं वो शेर पढ़ रहा था कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। 6 महीने तो गरीब आदमी के लिए मुश्किल हैं बहुत। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अल्लाह करे कि ऐसा हो, तवक्को तो करनी चाहिए, लेकिन ये सारी कोशिशें थोड़ा सा ताख़ीर से शुरू हुई हैं। पहले तो मेरा ख़्याल है ख़ान साहब को ये जो उनके माशी मुशीर हैं गुमराह करते रहे कि नहीं जी सब अच्छा है, और ये जो मीडिया जो कुछ कह रहा है ये भी गलत एक प्रोपेगेंडा है, और अपोजिशन जो कुछ कह रही है। अब मेरे ख़्याल है ख़ान साहब को एहसास हुआ है। देखें, इस मुल्क में एक फ़ौजी हुक्मरान गुज़रा है जो चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, और उसको वो आमिर मुतलक हम कहते हैं, ज़ियाउल हक। उसकी कैबिनेट भी थी, उसका एक फ़ौजी निज़ाम भी था, उसकी मदद के लिए एजेंसियां मौजूद थीं, कई एजेंसियां उसके मातहत थीं। लेकिन उसने हर शहर में अपने कुछ दोस्त रखे हुए थे जिनसे रात को तबादला ख्याल करता था। रियाया के हालात क्या हैं, रियाया के हालात मालूम करता था, और उसकी रोशनी में हमें कैबिनेट के अरकान बाज़ बताते हैं, वो कहते हैं कि हम हैरान रह जाते थे कि जब वो कैबिनेट मीटिंग के दौरान वो कोई नई बात हमें बताता था और हमें हैरत होती थी कि यार इसको कहाँ से पता चल गया। ख़ान साहब का जो एक हुआ है वो ये है कि उनका इन्हिसार अपने मुशीरों पर, गैर मुंतखब मुशीरों पर और मुंतखब वज़ीरों पर इतना बढ़ गया कि वो बहुत सारे अपने पार्टी के मामलात से कट गए। मैं पहले भी एक आध दफ़ा कह चुका हूँ कि अगर बल्दियाती इदारे इस मुल्क में मौजूद हों तो बहुत सारे मसाइल जो सूबाई हुकूमतें, मरकज़ी हुकूमतें नहीं हल कर पाती, वो बल्दियाती इदारों के अरकान कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें अवाम में होती हैं। दूसरा, अगर सियासी पार्टी मजबूत हो, नेमतुल्लाह खान साहब मेयर थे कराची के जी, वो आए, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ था, और आपको पता है कि जमात इस्लामी के बारे में ये नाइम क्यूम भी उसके ख़िलाफ़, मुस्लिम लीग भी उसके ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी भी उसके ख़िलाफ़, लेकिन एक दफ़ा कराची का नक्शा बदल के रख दिया जी। तो उनसे पूछा गया कि ये कैसे किया आपने। उसने कहा कि मैंने 1200 जो अरकाने थे बल्दियात के, सिर्फ उन्हीं पर इन्हिसार नहीं किया, मैंने कुछ और लोग देखे, और वो लोग जो ऑलरेडी रज़ाकाराना तौर पर अवाम की खिदमत कर रहे हैं, उनका सहारा लिया, उनसे मालूमात इकट्ठी करता था और फिर इम्प्लीमेंट करता था सारा कुछ। तो जब आप गैर रिवायती ज़राए में होता क्या है कि यहाँ हमारे यहाँ एक कल्चर है सब कुछ अच्छा दिखाने का। ब्यूरोक्रेट भी वही काम करता है, जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो करीबी मुशीर वज़ीर जो हैं वो भी वही काम शुरू कर देते हैं साहब बहादुर की खुशी के लिए। पार्टी अगर आपकी मजबूत होगी तो पार्टी का कारकुन आपको बताएगा कि जी मेरी क्या हो रही है। अब ये जो अरकान असम्बली हैं ये क्यों शोर मचाते हैं कि जनाब महंगाई हो गई, हम हल्के में जाने के काबिल नहीं है, ये फ़ंड्स की बात करते हैं कि हम कोई काम करें, इसलिए कि उनका आवाम से रब्ता होता है। लेकिन अगर पार्लिमानी पार्टी जो है उसका इजलास हो और वहाँ चंद लोगों को बोलने की इजाज़त हो,
और जो लोग कोई ऐसी बात कर दें फिर उनका मुकाता शुरू हो जाए तो फिर ज़ाहिर बात है असल बात नहीं ये पहुँचेगी। इस मौजूदा जो हुकूमत है, क्या इनका अलमिया ये भी नहीं है कि इनकी जुल्मत को ज़िया लिखने वाले भी इनके मुंतखब लोग नहीं हैं, नॉन इलेक्टेड लोग हैं जो इनको एक शीशे में उतार लेते हैं? और वो नहीं, ये होता है ना, ये सबके साथ होता है, लेकिन इनके साथ ज़्यादा इसलिए हो गया दो वजूहात से। नंबर 1 तो ये है कि इनको तजर्बा बिल्कुल नहीं था। फिर खान साहब ने टीम भी इल्ला माशाल्लाह ऐसी मुंतखब कर ली जो यानी वो हुक्मरानी के मज़े लेने आए हैं। यानी अगर एक सूबे का गवर्नर जो कराची में रहता है वो ये कहे कि लियाकत अली ख़ान कराची में शहीद हुए जी, अब ऐसे लाइल्म लोग, एक मशहूर ज़माना वाक़या है, बच्चे बच्चे को पता है कि लियाकत अली ख़ान जो है वो रावलपिंडी में, अगर गवर्नर का इल्म का सतह ये है, मालूमात की सतह ये है, उसी वाक़े के बाद उस जगह को नाम दिया गया। अच्छा, अब आप तवक्को करते हैं कि ऐसे लोग क्या मशवरे देते होंगे या इनका क्या अवाम से क्या ताल्लुक़ होगा? इस तरह के और भी बहुत सारे रोटी कम खा लें, दूसरे भी एक रोटी खा भाई, आप रोटी कम खाएं। वो भाई आप क्या कर रहे हैं? अब ये बिल्कुल अवाम तैयार हैं अगर लोगों को ये पता चले कि जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन्होंने नाश्ता छोड़ दिया है, वो रोटी कम खा लेंगे। वो भाई आम आदमी तो सिर्फ रोटी ही बेचारा खाता है, सालन के तो पैसे उसके पास होते नहीं हैं जी। आपकी 8-8 10-10 डिशें चल रही हैं, आप एक वक्त का जो खाना खाते हैं 5 स्टार होटल्स में, वो गरीब आदमी के 1 महीने का ख़र्चा होता है घर का खाने पीने का, और आप कहते हैं खाना कम खाते आपने हैं। बल्दियाती इदारों का जिक्र किया, ये बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है शाह साहब, कल के प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम से इतना है।